तो हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। क्रैश कोर्स में आज हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री का पहला चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि पहला चैप्टर मैं पढ़ाया भी हूँ पहले, लेकिन अब हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से हिस्ट्री के पहले चैप्टर को हम द एंड करेंगे सोशल साइंस की क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो आज हम क्रैश कोर्स में हिस्ट्री के पहले चैप्टर, कहने का मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले यह देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे तो मजा आएगा। कह रहा है जुलाई 1830 की क्रांति क्या और उसके प्रभाव को पढ़ना है, सन 1848 की क्रांति और उसके प्रभाव को पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी कौन थे, इन तीनों के बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद लास्ट में हमें जर्मनी का एकीकरण पढ़ना है और इसके बारे में चर्चा कर इस चैप्टर को द एंड कर लेंगे। मुख्य रूप से इतना ही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो सब बताएंगे और आज की क्लास को हम द एंड करेंगे। यानी आज की क्लास कहने का मतलब यह कि जब यह हम पूरे टॉपिक को या एक वीडियो में संभव हो तो एक वीडियो में, दो वीडियो में संभव हो तो दो वीडियो में, जितना वीडियो में संभव हो सारे टॉपिक पे बात करके क्लास को द एंड करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि समय कम है, हमें चैप्टर की पूरे गहराई में नहीं जाना, क्योंकि जब हम चैप्टर की गहराई में गए थे तो एक चैप्टर को कम से कम 10 भागों में पढ़ाए हुए थे। ठीक है, तो 10 भाग में नहीं पढ़ना है, अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आइए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इतिहास जान लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? आप लोग बहुत बार इतिहास की परिभाषा पढ़ लिए होंगे और इतिहास को जान लिए होंगे, लेकिन आज हम फिर से इतिहास के पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इतिहास को एक बार जान लेते हैं। इतिहास किसे कहते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बिहार के लौंडे सब होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी नहीं पढ़े रहते, उसे इतिहास की परिभाषा कोई पूछ दे तो मालूम ही नहीं रहेगा। तो भाई इतिहास का परिभाषा ना मालूम है तो आप लोग फिर पढ़कर क्या कीजिएगा। तो इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोग एकदम साधारण सी परिभाषा दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए घटनाओं या उससे संबंधित कोई व्यक्ति का काल कर्मानुसार अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब क्या, सामाजिक इतिहास सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बीते हुए घटनाओं या उस घटना से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, उसका काल कर्मानुसार, कर्मानुसार कहने का मतलब क्या, एक के बाद एक का अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मानुसार कहते हैं। और जिसे हम अध्ययन करते हैं यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या अध्ययन बीती हुई घटनाएं हो या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ये एकदम साधारण सी परिभाषा। तो आप लोग ऐसे भी कहते हैं कि बीते हुए जो भी बीत गया वह सब इतिहास है। यह भी सही है, जो भी बीत गया वह सब क्या है, इतिहास है। चलिए अब हम इतिहास तो समझ लिए, लेकिन अब हमें समझना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद समझने से पहले हमें राष्ट्रवाद क्या होता है इसे समझना पड़ेगा, और इसे भी समझने से पहले राष्ट्र क्या होता है इसे समझना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला राष्ट्र प्लस वाद, यानी दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है, राष्ट्रवाद बना हुआ है। राष्ट्रवाद की परिभाषा आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में तो ज्यादा जानना नहीं है, लेकिन आपको एक बुक में लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का परिभाषा अनसल्ट रेनर ने दिया था। अनसल्ट रेनर ने परिभाषा क्या दिया था कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। प्रश्न पूछ दे कि राष्ट्रवाद का, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है आपसे कि राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था, तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनसल्ट रेनर ने कहा था। अब राष्ट्रवाद को समझते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में राष्ट्र के प्रति प्यार जगे, भावना जगे, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है, और हमारे देश में, जैसे हमारे देश में अगर देश के प्रति किसी को प्यार जगने लगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उसके अंदर वह प्यार जगा है तो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी कहेंगे। अब हम राष्ट्रवाद समझ लिए। आखिर जुलाई 1830 की क्रांति को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा, वो इतिहास में हम आपको ज्यादा लिखाएंगे नहीं, एक एक चीज को समझाएंगे। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
फ्रांसीसी क्रांति को समझना पड़ेगा। फ्रांसीसी क्रांति को समझ लिए तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से यहां से ही यूरोप में राष्ट्रवाद पनपना स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब क्या, आपसे पूछे कोई फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, आइए इसको समझते हैं। पहले क्या होता था, राजशाही शासन चलता था। पहले क्या होता था, राजशाही शासन चलता था, यानी कोई राजा शासन करते थे और उसी राजा का कोई ना कोई खानदान बनते थे, यानी इस प्रकार से राजशाही शासन चलता था। और राजशाही शासन में यह होता था कि राजा जो करेंगे वही पूरे जनता को, पूरे प्रजा को मानना है। अगर नहीं मानते थे तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके प्रति आवाज भी उठाया तो उसे क्या, उस आवाज को दबाया जाता था, नहीं तो उस व्यक्तियों को ही मार दिया जाता था। तो ये होता था राजशाही शासन में। और राजशाही शासन चल रहा था फ्रांस में। और फ्रांस में जब राजशाही शासन चल रहा था 1789 ईस्वी में, सबसे पहले एक चीज समझ ले, क्रांति। क्रांति का अर्थ क्या होता है बउआ, जब भी क्रांति होगा ना, कभी भी क्रांति होगा तो या तो सामाजिक परिवर्तन होगा या तो राजनीतिक परिवर्तन होगा। तो क्रांति इसीलिए होता है ताकि हम अपने समाज में कोई परिवर्तन कर सके, या राजनीतिक, कहने का मतलब जो हमारा नियम कानून चल रहा है हमारे देश का या हमारे राष्ट्र का या कहीं का चल रहा है या हमारे गांव का चल रहा है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ परिवर्तन कर सके। तो क्रांति का अर्थ यह हो गया। तो वही हुआ जब 1789 में क्रांति हुआ ना, तो 1789 में क्रांति होने का मुख्य कारण था, पहले फ्रांस में राजशाही शासन चल रहा था। जिस समय राजशाही शासन चल रहा था उस समय 1789 में लुई 16वां वहां का राजा था। क्या था, लुई 16वां वहां का राजा था। कभी कभी आपसे पूछता है कि लुई 16वां किस वंश से था, तो बुर्बो वंश से। कभी कभी पूछेगा कि लुई 16वां किस वंश से था, तो आप लोग बताइएगा लुई 16वां बुर्बो वंश से था। और यह है ना बहुत ही दुराचार व्यक्ति थे, निरकुश राजा थे। यह अपने जनता पे बहुत ही ज्यादा शोषण कर रहे थे। जनता बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और राष्ट्र के प्रति सबका प्यार जग रहा था कि हमारा देश है, कोई व्यक्ति है जो इस देश में आकर, वो उसी देश का था, तो उस देश में रहकर यानी उसी पे शासन कर रहा है और बहुत ही दुराचार शासन कर रहा है। तो इससे सभी जनता परेशान थे। और जनता जब परेशान थे तो अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना जगा, एक प्यार जगा कि क्यों ना हम इसे मुक्त कराए। तो मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे व्यक्तियों के जिसके अंदर राष्ट्रवादी की भावना जगी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लुई 16वां के प्रति क्या किया, आवाज उठा दिए। और आवाज उठाए तो एक क्रांति हुआ, जिस क्रांति को कहा गया 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्या कहा गया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम भी आया। वहां क्या हुआ, लुई 16वां को फांसी की सजा लग गई। फांसी की सजा कब लगी, तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसको फांसी की सजा दिया गया। और उन्होंने क्या किया, फांसी की सजा लेकर वो मर गए। और जब मर गए तो वहां के जो भी व्यक्ति जिसके अंदर राष्ट्रवादी पनपा हुआ था, उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से, देखिए इतिहास पढ़ रहे, एक एक चीज को समझिएगा प्लीज, तब समझ में आएगा। जब लुई 16वां मर गया, तो लुई 16वां मर गया ना, तो क्या हुआ, 1793 ईस्वी में उसको फांसी की सजा दे गया। तो लुई 16वां मर गया, तो लुई 16वां मर गया तो भाई फ्रांस पे शासन कौन कर गया। तो फ्रांस पे शासन करने के लिए जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, यानी जो उनके यानी अपने देश के प्रति प्यार करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से नियम कानून बनाए। ठीक है, नियम कानून बनाए, सभी को समान अधिकार दिए, संवैधानिक सुधार किए, जो भी नियम कानून थे उन सब में सुधार करके वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से डायरेक्टरी शासन चला रहे थे। ठीक है, तो डायरेक्टरी शासन चला रहे थे ना, तो इसी बीच में एक व्यक्ति का आगमन हुआ इतिहास में। जिस व्यक्ति का नाम जानते हैं उस व्यक्ति का नाम है नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट। उस व्यक्ति का क्या नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट। जिस व्यक्ति का इतिहास में आगमन हुआ उस व्यक्ति का नाम हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे, बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र में सैनिक पद पे आसीन हुए थे और सैनिक पद में आसीन हुए थे। और यही मेहनत उनका रंग लाया और बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठ गया। यानी 1799 में उन्होंने डायरेक्टरी की शासन खत्म कर दिया और फिर लड़ाई बहुत सारे लड़े और वहां पे फिर राजशाही शासन स्थापित हो गया। राजशाही शासन में कौन राजा करने लगे, यानी राज करने लगे फ्रांस पे, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पे राज करने लगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पे राज किए तो नेपोलियन बोनापार्ट देखिए कि फ्रांस में बहुत ही तरह का यानी कानून चल रहा है, क्योंकि वहां पर डायरेक्टरी शासन चलता था। तो डायरेक्टरी शासन में जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे हर जगह अपना अपना कानून बनाकर चला रहे थे, अपने देश को बेहतरीन तरीका से खुश थे, हालांकि खुश थे। तो उन्होंने क्या किया, सभी तरह के बिखरे कानून को एक एकत्रित किया और एक कोड का निर्माण किया, जिस कोड को हम कहते हैं नेपोलियन कोड। क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड में कभी कभी पूछेगा कि नेपोलियन कोड में कुल कितने तरह के कोड बने हुए थे, तो 5 तरह के कोड बने हुए थे। और नेपोलियन कोड बनाया और नेपोलियन कोड बनाने के बाद इन्होंने
फ्रांस पे शासन करना स्टार्ट किया और शासन करते करते इन्होंने इतने बेहतर यानी बहुत ही देखिए नेपोलियन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर बेहतरीन जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। यहाँ पे सिर्फ हमें क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में समझना पड़ेगा। तो नेपोलियन बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, मेहनती के बल पे उन्होंने अपने मेहनत के बल पे ही 1840 में क्या किया, फ्रांस पे की गद्दी पे बैठ गया। और फ्रांस की गद्दी पे जब बैठा ना तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और इतना मेहनत किया ना कि इन्होंने अपने बल पे लगभग यूरोप के वैसे यानी पूरे देश पे समझिए कब्जा कर लिया था। इन्होंने क्या किया, पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। और यह जब कब्जा किया ना तो बहुत ही कठिन, भाई किसी देश पे कब्जा कीजिएगा तो उसको भी कठिनाइयां होगा ना। तो ये क्या पूरे देश पे कब्जा कर लिया था और ये अपने हिसाब से शासन चला रहे थे सभी देश में। तो यहाँ पे भाई किसी न किसी देश को तो दिक्कत होगा। जैसे भाई मान लीजिए फ्रांस वाले फ्रांसीसी क्रांति क्यों की, क्योंकि वहां लुई सोलामा जो थे वो बहुत ही दुराचार शासन थे, वो निरंकुश शासक था, वो बहुत ही दुराचार कर रहा था जनता के साथ। तब ना वहां पे फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तब नेपोलियन भी यूरोप के लगभग वो सारे जगह पे कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया ना तो इनका सबसे बड़ा एक भूल था। इनका सबसे बड़ा भूल क्या था, इन्होंने क्या किया, रूस एक यूरोप में देश है उसी पे इन्होंने आक्रमण कर दिया। रूस पर जब आक्रमण किया ना तो रूस वाले को लगा कि अब तो यह नेपोलियन सब पे पूरा प्रभाव कर रहा है, हम पे भी आक्रमण कर दिया। तो रूस प्रजा और ऑस्ट्रिया ने 3 आदमी ने मिलकर नेपोलियन को हराना स्टार्ट किया। नेपोलियन को 1813 ईस्वी में हरा डाला। और नेपोलियन को 1813 ईस्वी में हराया, कौन हराया वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेपोलियन को जब 1813 ईस्वी में हरा दिया गया तो एल्बा नामक द्वीप में इसे बंदी बनाकर रख दिया गया, ठीक है। यानी नेपोलियन को क्या किया गया कि नेपोलियन तो बहुत ही शासन कर रहे थे, हालांकि राष्ट्रवाद की भूमिका में इसका बहुत ही बड़ा योगदान था, आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। राष्ट्रवाद की पनपने में सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन का भी था, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भूमिका पनपने में नेपोलियन का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन कोई भी व्यक्ति गलती करते हैं तो उसको सजा मिलता है। तो इन्होंने क्या किया, जब रूस पे आक्रमण किया तो रूस वाले तो इसको छोड़ा नहीं। रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने, ये तीनों ने मिलकर, क्योंकि प्रसा पे भी आक्रमण किया हुआ था और ऑस्ट्रिया पे भी आक्रमण किया हुआ था, तो इन्होंने, ये तीनों ने मिलकर क्या किया, इसे हराया। और इसे हराकर 1813 ईस्वी में एल्बा नामक द्वीप में इसे बंदी बनाकर रख दिया। लेकिन नेपोलियन बहुत ही चतुर व्यक्ति था, नेपोलियन काफी ज्यादा मेहनती व्यक्ति था। इन्होंने अपने मेहनत के बल पर पुनः क्या किया, 1800 यानी मौका पाते ही यहाँ से भाग गया। क्या किया, मौका पाते ही एल्बा नामक द्वीप से नेपोलियन भाग गए। और नेपोलियन भागकर फिर चले आए अपने फ्रांस में। और जब फ्रांस में वाटरलू की लड़ाई चल रही थी 1815 ईस्वी में, तो फिर यहाँ उनके दुश्मनों ने, उनके शत्रुओं ने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में इसे बंदी बनाकर सेन हेलेना नामक द्वीप में रखा गया, जहां 6 वर्ष बाद नेपोलियन की मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, नेपोलियन की मृत्यु हो जाता है 6 वर्ष बाद। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1821 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो यह हम समझ लिए नेपोलियन के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समझ लिए। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, तो क्योंकि वहां पे बहुत से जो राजा थे, नेपोलियन लुई सोलामा थे, वो बहुत ही दुराचार शासन कर रहे थे, दुराचार शासन कर रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, वहां पे शासन यानी दुराचार शासन कर रहे थे, तो वहां के जनताओं ने इसके प्रति शोषण किया। और शोषण किया तो इन्होंने क्या किया, शोषण करके नेपोलियन को यानी लुई सोलामा को फांसी की सजा भी सुनाई दी गई। और फांसी की सजा सुना दी गई तो वहां पे फ्रांस में क्या हुआ, पहले डायरेक्टिव शासन चलने लगा। और डायरेक्टिव शासन चलने लगा ना तो नेपोलियन को रहा नहीं गया, क्योंकि नेपोलियन बहुत ही ज्यादा मेहनती व्यक्ति थे। और यह मेहनत करते करते इन्होंने कहा कि नहीं, फिर से हम यहाँ फ्रांस के राजगद्दी पे बैठ जाएंगे, फ्रांस को राजशाही शासन चलाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने मेहनत के बल पे 1799 ईस्वी में जो डायरेक्टिव शासन चल रहा था फ्रांस में, उसे खत्म कर दिया। और 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे भी बैठ गया, फ्रांस की गद्दी पे बैठा और अपना शासन चलाने लगा। लेकिन शासन करते करते इन्होंने पूरे यूरोप पे क्या किया, यानी पूरे यूरोप पे आक्रमण करके इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो यह रूस पे आक्रमण किया, और रूस पे आक्रमण करना इसका सबसे बड़ा भूल था। इसीलिए इसे 1813 ईस्वी में एल्बा नामक द्वीप में बंदी बनाकर रखा गया। परंतु नेपोलियन तो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, चतुर व्यक्ति था। इन्होंने यहां से मौका पाते यहां से भागकर फिर आ गए। और फिर आ गए तो 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई हो रहा था, तो वहां पर नेपोलियन के शत्रुओं ने इसे क्या किया, फिर पुनः से बंदी बनाकर सेन हेलेना नामक द्वीप में रखा, जहां से इसकी मृत्यु होगी। तो यह तो समझ लिए। लेकिन बाबा हमें समझना है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमें है, हमारा टॉपिक यह है, देखिए
चैप्टर को समझने के लिए हम इतना सारा चीज आपको बताया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमें समझ में आया। जुलाई क्रांति यानी 1830 की जुलाई क्रांति और इसके प्रभाव को समझना है। 1830 की जुलाई क्रांति और इसके प्रभाव पे बेहतरीन तरीका से आपको क्लास दे दिया हूं, लेकिन आप उस क्लास को नहीं देखे तो कोई नहीं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम मुख्य टॉपिक पे ही बात करेंगे, उतना गहरा में नहीं जाएंगे, क्योंकि गहरा में जाएंगे तो 1830 की क्रांति पे चर्चा करते करते 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना ना जानेंगे, जितना हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है उतना ही जानेंगे। 1830 की क्रांति, चलिए 1830 की क्रांति को समझते। यहां पर देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को हराकर क्या किया, 1815 में इसे सेन हेलेना नामक द्वीप में रख दिया गया, सेन हेलेना नामक द्वीप में रख दिया गया, जहां से इसका 6 वर्ष बाद तो मृत्यु भी हो गया ना। तो अब फ्रांस पे भाई शासन किसका चल रहा था, शासन किसका चल रहा था, तो समझिए फ्रांस में ना शासन चल रहा था लुई 18वां का। किसका चल रहा था, लुई 18वां का शासन चल रहा था। लुई 18वां का जब शासन चल रहा था ना, तो लुई 18वां बहुत सारे परिवर्तन किए, ठीक है। लुई 18वां एक परिवर्तन किए थे जो यानी संवैधानिक सुधार किए थे, जो 2 जून से लेकर 2 जून 1814 ईस्वी से लेकर 2 जून यानी 1848 ईस्वी तक वह परिवर्तन चलते रहा। तो लुई 18वां के बीच में ही मृत्यु हो गया, ठीक है, बीच में मृत्यु हो गया। तो लुई 18वां का जब मृत्यु हो गया तो यह पूरा क्या कहते हैं फ्रांस की राजगद्दी को चार्ल्स दसम को सौंपा गया। और चार्ल्स दसम काफी ही खतरनाक व्यक्ति था, काफी खतरनाक व्यक्ति था। कहने का मतलब कि वो बहुत ही निरकुश राजा था, और निरकुश राजा था। चलिए कहानी अब समझाएंगे बाद में, अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। हमें इतिहास पढ़ रहे, क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे, क्रैश कोर्स में ज्यादा गहरा जाना नहीं है, लेकिन कोई नहीं। अब हम 1830 की क्रांति पे चर्चा करेंगे, कहानी बता देंगे, तो फिर आप कहानियां सुनकर रह जाइएगा, ठीक है। हालांकि याद हो जाएगा, लेकिन कोई कोई बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, तो उनको समझाने के लिए हमें 1830 की क्रांति के मुख्य बात को लिखना पड़ेगा, ताकि आप समझ जाए। एक बार यानी लिख लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं 1830 की क्रांति को। 1830 की क्रांति को समझते हैं। 1830 की क्रांति को समझने से पहले एक बात याद रखिए, 1830 से 1848 तक की क्रांतियों को यूरोप की क्रांतियों का दौर कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, 1830 से लेकर 1848 तक यूरोप के किन्हीं न किन्हीं देशों में, किन्हीं न किन्हीं राष्ट्र में, किन्हीं न किन्हीं कस्बे में, किन्हीं न किन्हीं गांवों में, किन्हीं न किन्हीं राज्यों में, यानी हमेशा आंदोलन होते रहा। इसीलिए इसे 1830 से लेकर 1848 तक के काल को यानी समय को हम क्या कहते हैं, यूरोप का क्रांतियों का दौर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें समझना है 1830 की क्रांति को। आइए 1830 की क्रांति को समझते हैं। 1830 की क्रांति यानी फ्रांस में क्यों हुआ, चलिए समझते। नेपोलियन को पराजित किया गया। देखिए 1830 में क्या हुआ, यानी नेपोलियन को तो सबसे पहले 1815 में ही पराजित कर दिया गया, लेकिन उसे बंदी बनाकर रखा गया। तो वो 1826 ईस्वी में क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। 1821 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। लेकिन जब उनका मृत्यु हो गया ना, तो वहां के राजा कौन बने, लुई 18वां बने। लुई 18वां को वहां की यानी राज गद्दी पे बैठ के, फ्रांस की राज गद्दी पे बैठ के, लुई 18वां जब फ्रांस की राज गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। संवैधानिक सुधारों कहने का मतलब कि उन्होंने यानी नेपाल जो भी कानून चल रहे थे आपके फ्रांस में, उन्होंने उस कानून में बहुत ही परिवर्तन किए। और जो परिवर्तन किए, हालांकि बहुत बेहतरीन परिवर्तन था। तब ना वो 2 जून 1814 को वो परिवर्तन की यानी संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, और फ्रांस में 1848 तक यही कानून चलते आ गए, ठीक है। उनके बाद क्या हुआ, लुई 18वां की मृत्यु हो गई। लुई 18वां की मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया, ठीक है। 1824 ईस्वी में जब लुई 18वां की मृत्यु हुई ना, तो फ्रांस की गद्दी किसे सौंपा गया, चार्ल्स दसम को सौंपा गया। आइए समझते हैं चार्ल्स दसम को। चार्ल्स दसम को जब यह मृत्यु हो गया, यानी लुई 18वां का मृत्यु 1824 ईस्वी में हो गया, तो यह फ्रांस की गद्दी किसे सौंपा गया, चार्ल्स दसम को सौंपा गया। चार्ल्स दसम एक स्वेच्छाचारी और निरकुश राजा था। कहने का मतलब क्या, ये अपने स्वेच्छा यानी इसका जो मन करता था ना वही करता था, ये किसी को सुनने वाला नहीं था, ये एक निरकुश था। और निरकुश का मतलब आप समझ ही रहे हैं, निरकुश का मतलब क्या होता है, यानी ये अपने मन से शासन करते थे, किसी की बात को न सुनते थे। जनता अगर कुछ कह रहा है तो उसके बातों को न रखते थे। बड़े बड़े इसके राज दरबार में जो मंत्री थे, अगर वो भी कुछ कहते थे तो यह सुनने वाले नहीं, क्योंकि यह स्वेच्छाचारी थे। इसका जो दिल करता था उसी हिसाब से ये अपना शासन चलाते थे। कुलीन और चर्च को इन्होंने क्या किया, विशेष अधिकार दे दिया।
कुलीन और चर्च यानी जो फ्रांस में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते, लेकिन बहुत को नहीं, मजदूरों को देना चाहिए, इसे हर एक को देना, तब ना भाई कि अगर शासन बेहतरीन चलाना है तो सबको समान अधिकार देना पड़ेगा, तब ना आप शासन बेहतरीन तरीका से चला सकते। लेकिन नहीं, इन्होंने अपने स्वेच्छा के अनुसार इन्होंने क्या किया, कुलीन वर्ग के जो भी व्यक्ति थे और चर्च के जो भी व्यक्ति थे उन्हें क्या किया, विशेष अधिकार दे दिया। विशेष अधिकार से आप क्या समझते, कहने का मतलब क्या, और सारे जो भी धर्म के व्यक्ति थे उन्हें विशेष अधिकार नहीं दिया गया, यानी कहीं कहीं पे इसे विशेष छूट दे दिया गया कि आप ये कर सकते हैं, अदर व्यक्ति नहीं कर सकते, यानी इस प्रकार से विशेष अधिकार कुछ ना कुछ उसे विशेष अधिकार दे दिया गया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से, जैसे 1953 में ईस्वी में क्या हुआ, वायु का यानी वायुयान का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायुयान का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब ना आज भारत के सभी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी यानी वायुयान का सफर करते, वायुयान कहने का मतलब एरोप्लेन हेलीकॉप्टर से सफर करते, नहीं तो इससे पहले नहीं कर सकते थे, विशेष आदमी ही कर सकते थे, जो सरकार के विशेष हो या सरकार ही उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब 1953 ईस्वी में विशेषाधिकार को हटाया गया यानी राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो सभी को समान अधिकार दिया गया, सब भाई अब चल सकता है, सभी कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ये क्या कि कुलीन और चर्च वर्ग को विशेष अधिकार दे दिए, तो विशेष अधिकार दे दिए, तो भाई अगर कुलीन और चर्च वर्ग को आप विशेष अधिकार दीजिएगा तो वहां के जनता आप पे गुस्सा ना होंगे, गुस्सा एकदम होंगे। चलिए समझते क्या हुआ, उदारवादी को दमन किया और प्रेस पे पाबंदी लगा दिया। कहने का मतलब जो उदारवादी प्रकार के व्यक्ति थे और राष्ट्रवादी, उदारवादी कहिए या राष्ट्रवादी कहिए, राष्ट्रवादी जो भी व्यक्ति थे ना, यानी राष्ट्र के प्रति उनका प्यार था, अगर वो अपने राष्ट्र के यानी उसके देश में कुछ हो रहा है तो उस पर वो विरोध करता था, वैसे व्यक्ति को, उदारवादी प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने क्या किया, दमन किया, यानी उसे दाबने का काम किया। कहने का मतलब क्या, जब भी आवाज उठाते थे तो उस आवाज को दबाने का काम किया, क्योंकि यह स्वेच्छाचारी था, यह कह रहा था कि हम अपने मन से शासन करेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड पे यानी इंग्लैंड के राजा की तरह अगर मैं क्या कहते हैं, इंग्लैंड के राजा की तरह मैं अपना शासन करूं, इससे अच्छा मैं लकड़ी क्यों नहीं काटूं, इन्होंने ही कहा था। ठीक है, कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 1830 में प्लेगनिक नामक को फ्रांस की गद्दी दे दी। 1830 में इन्होंने क्या किया, ये स्वेच्छाचारी थे, इसका जो मन करता था वही करता था, तो इन्होंने क्या किया, 1830 ईस्वी में एक व्यक्ति को यह अपना पूरा फ्रांस की गद्दी सौंप दिया, कहा चलो अब तुम चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा। किसको देगा, तो प्लेगनिक नामक एक को क्या किया, फ्रांस की गद्दी सौंपा गया। फ्रांस की गद्दी किसे सौंपा गया, तो प्लेगनिक नामक को फ्रांस की गद्दी सौंपा गया। प्लेगनिक को जैसे ही फ्रांस की गद्दी सौंपा गया तो इन्होंने क्या किया, 4 अध्यादेश जारी कर दिए। 4 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश कहने का मतलब कोई कानून जारी किए, जिस कानून को लेकर इतने विरोध हुए कि 25 जुलाई यानी 25 जुलाई को इन्होंने क्या किया था, 4 अध्यादेश जारी किया था। कब किया था, 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया था, और 26 जुलाई को क्या हुआ, इसका विरोध चालू हो गया। 26 जुलाई को इसका विरोध चालू हुआ, यानी 26 जुलाई को पेरिस में इसका विरोध हुआ, और 26 जुलाई को विरोध हुआ, और 27, 28, 29, ठीक है, 27, 28, 29 यानी 26 जुलाई को जनता को मालूम चल गया, 25 को यह लागू किया, 26 को मालूम कर गया, और इसी दिन क्या कहा, यानी फ्रांस के जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे एकता बनाने लगे, कहा कि नहीं इसका विरोध करना पड़ेगा। तो इसके विरोध के लिए क्या गए, पेरिस में यह सभी 26 जुलाई को पहुंच गए, और 27, 28, 29 3 दिन तक लगातार क्या किए, इन्होंने विरोध किया इसका, यानी जो 4 अध्यादेश जारी किए थे प्लेगनिक, इसका विरोध किया, क्योंकि यह हम अगर लग जाएगा तो बहुत सारे जनता को हानि हो सकता है। भाई अगर कोई आप कानून लगा देते, गलत कानून लगाइएगा तो बहुत सारे जनता को, राष्ट्रवादी व्यक्ति को, उस राष्ट्र में जो भी व्यक्ति रहते उसको हानि हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, आवाज उठाया। आवाज कौन उठा रहे थे, यह सब करवा रहे थे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था लफायते। ठीक है, लफायते जी थे, जिन्होंने क्या किया, इसके विरोध में आवाज उठाया था, यानी इसका मुख्य नेता था। यह फ्रांस के बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे और अपने देश के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। तो इन्होंने क्या किया, लफायते व्यक्ति जिन्होंने 27 से लेकर 28, 29 3, तो इसीलिए कहा जाता है फ्रांस की मुख्य 3 दिन माना जाता है। अभी भी फ्रांस के जितने भी व्यक्ति ना 3 दिन बहुत ही बेहतरीन तरीका से सेलिब्रेट करते हैं। 27, 28, 29 जुलाई को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से सेलिब्रेट करते हैं। कहने का मतलब क्या, क्योंकि जो कानून चल रहे थे उस कानून के प्रति इन 3 दिन में वहां के जनता ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़े, और बहुत ज्यादा यानी पेरिस में आंदोलन किए, और आंदोलन किए तो क्या हुआ, भाई आंदोलन कीजिएगा तो गलत कुछ भी रहेगा तो उसको हटाना पड़ेगा। तो वहां क्या हुआ, इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण या वहां के जो भी ये क्या कहते हैं प्लेगनिक थे, यह भी भाग गए फ्रांस की गद्दी को छोड़कर, क्या किया, भाग गए, और फ्रांस की गद्दी को छोड़कर भागे। तो फ्रांस की राजगद्दी किसे सौंपा गया, तो आयर वंश के लुई फिलिप को।
ठीक है। कभी कभी पूछता है कि लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी सौंपा गया, जो किस वंश से थे, तो आयरलैंड वंश से, ठीक है, आयरलैंड वंश से वह थे जिसे फ्रांस की गद्दी सौंपा गया। और इन्हीं कारण को यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर लिख दिए। कभी कभी पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति क्या था, इस पे प्रभाव डालिए या इसके बारे में बताइए, तो आप लोग यहाँ पर यानी इन सारे टॉपिक को लिखकर आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण फ्रांस में एक क्रांति हुआ जिसे 1830 की जुलाई क्रांति कहते हैं। यानी क्या हुआ, दिक्कत ना होता तो भाई क्रांति ना होता, और क्रांति ना होता तो हमें पढ़ना ना पड़ता, लेकिन क्रांति हुआ 1830 ईस्वी में तो हमें पढ़ना पड़ा। तो 1830 की क्रांति की ये दिक्कत है, दिक्कत में ये क्या क्या स्वेच्छाचारी, ये चार्ल्स दसम थे जो स्वेच्छाचारी थे, ये निरंकुश राजतंत्र चला रहे थे। इन्होंने कुलीन और चर्च को विशेष अधिकार दे दिया, ये अपने मन से प्लेगनेट्री को अपना राजगद्दी सौंप दिया। और राजगद्दी जब सौंपा तो इन्होंने क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किए, और 4 अध्यादेश जारी हुआ तो इन्होंने क्या किया, इसके प्रति आवाज उठाने लगे। वहां के जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी व्यक्ति या उदारवादी प्रकार के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, इसके प्रति आवाज उठाया। और आवाज उठाकर 3 दिन तक लगातार 27, 28, 29 तक इन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन किया तो इनका परिणाम भी मिला। परिणाम क्या मिला, इससे ये जो राजा थे ये भाग कर चले गए, इस देश को छोड़कर चले गए। और इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण, यानी लास्ट में लिख दे, इन्हीं सभी दिक्कतों के कारण क्या हुआ, फ्रांस में एक क्रांति हुआ जिसे 1830 की जुलाई क्रांति कहते हैं। और 1830 की जुलाई क्रांति का परिणाम यह निकला कि यहाँ के सभी व्यक्ति यानी जनताओं के सहयोग से लुई फिलिप जो आयर वंश थे इसे राजगद्दी सौंपा गया। चलिए, अब जब क्रांति होता है तो कुछ न कुछ प्रभाव भी होता है। क्रांति के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। जब तक क्रांति के प्रभाव के बारे में न जानेंगे, क्योंकि जब मान लीजिए फ्रांस में क्रांति हुआ, भाई फ्रांस में क्रांति हुआ तो वहां के जनता अब खुशहाल रहने लगे, तो और भी जनता तो चाहेंगे ना कि खुशहाल रहे, कि हमारा भी देश खुशहाल रहे, हमारा भी राष्ट्र खुशहाल रहे। तो इसीलिए कहा जाता है क्रांति का प्रभाव, कहने का मतलब जब वो क्रांति हुआ तो उसका प्रभाव अलग राष्ट्रों पर भी पड़ा। जी हाँ, अलग राष्ट्रों पर भी पड़ा। कौन कौन से राष्ट्र पे पड़ा, चलिए चर्चा कर लेते हैं एक बार। इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम 1830 की क्रांति का प्रभाव देखते हैं। देखिए 1830 की क्रांति के प्रभाव से बहुत सारे देश प्रभाव हुए, और बहुत सारे देश प्रभाव हुए ना, तो जिसमें आपका स्पेन है। स्पेन में क्या होता था कि फर्डिनेंड का सरकार चलता था, ठीक है। तो फर्डिनेंड का सरकार चलता था ना, तो इसमें क्या हुआ, फर्डिनेंड के प्रति आवाज उठा, और आवाज उठा तो इसका परिणाम क्या निकला कि सुविधा पूरा हुआ, यानी जो भी इसका सुविधा यानी जनता का जो भी मांग था इसे पूरा किया गया। क्या किया गया, पूरा किया गया। दूसरा क्या हुआ, पुर्तगाल में इससे 1830 की क्रांति से प्रभावित हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, डोमिंगल के प्रति आवाज उठाया। और डोमिंगल के प्रति आवाज उठाया गया तो इन्होंने क्या किया, जब डोमिंगल के प्रति आवाज उठाया गया तो वहां क्या हुआ, डोल मोरिया का सरकार बन गया, यानी डोल मोरिया वहां पे राज करने लगे, राजगद्दी उससे मिल गया, क्योंकि इससे सब जनता परेशान थे। उसके बाद स्विट्जरलैंड में क्या हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, जो भी नियम बनाए थे, नियम कानून बने हुए थे, इसमें जनता लोग इसके प्रति आवाज उठाए कि नहीं, जब फ्रांस वाले भाई अपना देश के लिए इतना लड़ाई लड़ सकता है, फ्रांसीसी क्रांति कर सकता है, नेपोलियन से लड़ सकता है, उसके बाद क्या कहते हैं लुई 18वां, चार्ल्स दसम, इस सब से लड़कर अपना बेहतरीन जीवन यापन करने के लिए क्या कर सकता है, यानी अपना लिए लड़ाई लड़कर एक बेहतरीन संविधान का निर्माण कर सकता है, बेहतरीन प्रकार से वह जीवन यापन करने के लिए रह सकता है, तो हम भाई क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, स्विट्जरलैंड में भी आंदोलन हुआ, तो इसका परिणाम क्या लिखना, संवैधानिक सुधार की मांग कर रहे थे और जनता की मांग को रखा गया, संवैधानिक सुधार किया गया, जो भी संविधान वहां का था उसमें। बेल्जियम में हुआ ना, तो बेल्जियम में क्या हुआ, हॉलैंड यानी 1815 में क्या हुआ, बेल्जियम और हॉलैंड को एक मिला दिया गया था, ठीक है। तो मिला दिया गया था, तो ये क्या हुआ, ब्रुसेल्स के खिलाफ आवाज उठा, और ब्रुसेल्स के खिलाफ जब आवाज उठा तो क्या हुआ, 1830 में इसे भी अलग कर दिया गया, बेल्जियम को हॉलैंड से अलग किया गया। उसके बाद पोलैंड में हुआ, पोलैंड भी इससे प्रभावित हुए। पोलैंड में जब प्रभावित हुए तो यहाँ पोलैंड के जनता भी क्या कि इसके प्रति आवाज उठाए, और जब आवाज उठाए तो यहाँ का भी परिणाम हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जो राष्ट्रवाद की विकास नहीं हुआ था। उसके बाद जर्मनी में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के प्रति आवाज उठा, यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया को मिला दिया गया था। ऑस्ट्रिया वाले इस पे शासन कर रहे थे, तो ऑस्ट्रिया के प्रति क्या हुआ, यहाँ की यानी इस क्रांति को, फ्रांस की क्रांति को देखकर ये सभी देश प्रभावित हुए थे। सब देश कहते भाई फ्रांस जब लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस भी लड़ा और जर्मनी भी लड़ी, किससे, ऑस्ट्रिया से, और ऑस्ट्रिया से लड़ा, तो इसका भी परिणाम क्या निकला, राष्ट्रवाद में विकास हुआ, यानी राष्ट्रवाद में विकास हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में क्या हुआ, मतदान के लिए विरोध उठा। इंग्लैंड में मतदान के
लिए विरोध उठने का मतलब क्या हो, सभी को मतदान की अधिकार न दिया गया था, तो इसके लिए आवाज वहां के जनताओं ने उठाया और वहां सुधार किया गया। 1832 ईस्वी में सुधार किया गया, यानी संसदीय सुधार हुआ, जहां से सभी को मतदान के भी अधिकार मिला। तो ये रहा हमारे 1830 की क्रांति, काफी ही महत्वपूर्ण क्रांति। कभी कभी 1830 की क्रांति पूछता है, क्या है जुलाई क्रांति पूछे या 1830 की क्रांति पूछे, तो आप बता सकते हैं 1830 की क्रांति से प्रभावित देश ये सारे देश थे, मुख्य रूप से बहुत सारे थे, लगभग देखिए क्रांति हुआ ना तो पूरे यूरोप के देश प्रभावित हुए थे, लेकिन यह मुख्य देश है जो प्रभावित होकर कुछ ना कुछ लड़ाई लड़े, जिसके बारे में हमें पढ़ना रहता है। हमको आप लोगों को हम यह तो बेहतरीन तरीका से यानी क्लास में भी पढ़ा दिया हूं। आशा करते हैं आज की यह क्रैश कोर्स की पहली वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। क्रैश कोर्स में हिस्ट्री के पहला वीडियो था, ठीक है, तो हिस्ट्री के पहले वीडियो को रहने देते। उसके बाद हम 1848 की क्रांति को पढ़ लेंगे, 1848 की क्रांति को पढ़ेंगे। उसके बाद इटली के एकीकरण में कौन 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाया था। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण में कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाया था। इन सारे टॉपिक पे चर्चा करके हिस्ट्री के पहले चैप्टर को खत्म कर देंगे। हिस्ट्री पढ़ने वाला विषय इसीलिए ज़्यादा लिखाया नहीं, सब कुछ समझाया। ये भी लिखिएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, समझिएगा तभी समझ में आएगा। बेहतरीन तरीका से समझना चाहते हैं हिस्ट्री के पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीका से पढ़िए और समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आज की क्लास आपको कैसा लगा। क्या इसी प्रकार से क्लास दे या बेहतरीन तरीका से और भी सारे टॉपिक लिखकर ही पढ़ाते, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री देखिए लिखने वाला विषय नहीं, हिस्ट्री को समझना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ, समझाता हूँ और लिखता कम हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।